प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नई क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे किया जाता है? इसकी फॉर्मूलाओं का यूज कैसे करेंगे? आज हम इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यह मैथ की वो ब्रांच होती है जो प्रोवाइड्स रिलेशन, जो संबंध बताती है साइड एंड एंगल, साइड और एंगल के बीच ऑफ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल की साइड और एंगल के बीच का रिलेशन बताती है। यानी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो मैथ की ऐसी ब्रांच है जो त्रिभुज के अंदर भुजा और कोण का बीच संबंध बताती है। आप समझ गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो आप समझे कि इट इज ए ब्रांच, यानी ये एक शाखा है ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथ की, प्रोवाइड्स रिलेशन, जो देती है बिटवीन, बीच में, साइड एंड एंगल, कोण और भुजा के बीच रिलेशन देती है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को ट्रीगोमेट्रीन इस थ्री में डिवाइड करता है। ट्री मीन्स होता है थ्री, गॉन मीन्स होता है साइड, और मेट्रोज मीन्स होता है मेजर्स, जो तीन भुजाओं के बीच रिलेशन देती है, तीन भुजाओं के मापने के बीच संबंध देती है। हमेशा आपको रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री को राइट एंगल्स पर यूज किया जाता है। लेट करिए, इसके बीच एक एंगल्स आता है जिसे कहते हैं थीटा। ये क्या है? थीटा। थीटा क्या होता है? हमेशा एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से लेस एंगल। तो देखिए, 90 डिग्री से लेस एंगल है, तो इसका मतलब ये तो 90 डिग्री है, या तो थीटा यहाँ हो सकता है या थीटा यहाँ हो सकता है। लेट करिए, ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी है, तो या तो आप थीटा यहाँ यूज करेंगे या फिर थीटा यहाँ यूज करेंगे। यदि हम थीटा यहाँ यूज करते हैं तो जहाँ पर भी एंगल्स यूज करते हैं, थीटा यूज करते हैं, उसकी ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर्स होती है। इसकी ठीक सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और जो राइट एंगल होता है उसके ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और जो दोनों के बीच बसती है वो बेस होती है। तो अब आप सीख चुके हैं कि ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हाइपोटेनस कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। तो किसी भी एंगल के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, जिसे आप हिंदी में लंब बोल देते हैं। राइट एंगल के ठीक सामने की साइड हाइपोटेनस होती है, जिसे आप कर्ण बोल देते हैं हिंदी में। और बाकी इन दो को छोड़कर जो होता है उसे बेस कहते हैं, जिसे हम आधार बोल देते हैं। तो आप समझ गए। यदि एंगल सी पॉइंट पर रख दिया जाए, देखिए, यदि एंगल्स सी पर रखा, इस तरीक़ा से एंगल्स सी पर रख दें, मान लीजिए ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये राइट एंगल है, और राइट एंगल की ये एंगल्स यहाँ ना रख के ये सी पर रखा जाए, एंगल सी एक्यूट एंगल कर दिया जाए, तो इसके ठीक सामने ए बी साइड हुई। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। राइट एंगल के ठीक सामने सदैव हाइपोटेनस ही होगा। अब बच क्या गया? अब ये जो था वो बेस हो गया। ये इस मेन चीज़ होती है इंट्रोडक्शन में। देखिए, आपने सीखा कि ए के ठीक सामने अगर एंगल ए पर है तो उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर यहाँ था, तो अब आपने देखा परपेंडिकुलर किस में बदल गया, चेंज किस में हुआ? बेस में हुआ। और बेस किस में चेंज हुआ? परपेंडिकुलर में हुआ। लेकिन हाइपोटेनस अपनी जगह सेम बना रहा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चीज़ें सीख गए होंगे कि यदि एक्यूट एंगल ए पॉइंट पर होता है तो उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर्स होता है,
राइट एंगल के ठीक साइड में हाइपोटेनस होता है और उसके साइड में बेस होता है। इसी तरीका एंगल अगर सी पॉइंट पर होता है तो सी के सामने परपेंडिकुलर्स होता है यानी लंब होता है, और राइट एंगल के ठीक सामने हाइपोटेनस होता है जिसे कर्ण बोल सकते हैं, और एक में बेस होता है जिसे आधार बोल सकते हैं। अब यहाँ की बातें हम सब चीज़ समझ गए। अब देखिए यहाँ आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो। रेशो का मतलब होता है हिंदी अनुपात, और फ्रैक्शन वैल्यू में अनुपात जो होता है वो डिनोमीटर एंड न्यूमीटर में लिया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, साइन कॉस टेन। तो एक ले लीजिए, एंगल लेते हैं साइन थीटा, इसे कह देते हैं कॉस थीटा, इसे कह देते हैं टेन थीटा। यहाँ लिख देते हैं कोसेक थीटा, यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा, और यहाँ लिख देते हैं कॉट थीटा। तो साइन थीटा इसके बीच क्या रिलेशन आता है? तो देखिए मैं इसके एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताता हूँ जिससे आप अच्छी तरीक़ा से इन फॉर्मूला को लिख पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? पंडित बोले बद्रीनाथ, हर हर बोले। पंडित बोले बद्रीनाथ, हर हर बोले। ठीक है, ऊपर लिखिए सोना चांदी तोल। तो आप इसका मतलब समझ लीजिए। अब हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स में एक पॉइंट याद कर लिया, पंडित बोले बद्रीनाथ, हर हर बोले, सोना चांदी तोल। तो देखिए एस का मतलब, सी का मतलब, टी का मतलब। एस सी मीन्स होता है साइन, और साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सी कॉस, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। टी, टी का मतलब होता है टेन, परपेंडिकुलर ऑफ बेस, परपेंडिकुलर ऑफ बेस। तो यहाँ आप फॉर्मूला सारे आसानी से सीख गए। इसके अब अपोजिट में आता है सेक, कॉट, सेक, कोसेक। कॉस, सेक, कोसेक, ये इसके अपोजिट होते हैं। अब अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, यानी इसको कर देंगे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, इसको कर देंगे हाइपोटेनस बाई बेस, इसको कर देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपके सभी फॉर्मूला यहाँ से कंसल्टेड हो जाएंगे कि साइन थीटा इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर्स ऑफ हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा होता है बेस ऑफ हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटे आधार। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। तो देखिए हिंदी में आपको लिख देते हैं, पी से यहाँ पर होता है लंब और हाइपोटेनस को कहते हैं कर्ण। तो ये लंब बटे कर्ण हो गया, बेस को आधार और हाइपोटेनस को कर्ण, तो इसको कहते हैं आधार बटे कर्ण। और पी से परपेंडिकुलर यानी लंब और बी से आधार। इसी तरीका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को हाइपोटेनस यानी कर्ण बटे लंब बोला जाता है। ऐसे इसी को कर्ण बटे आधार बोला जाता है, और इसको आधार बटे लंब बोला जाता है। तो यहाँ से हमने
कितनी आसानी से सभी फॉर्मूलाओं को मतलब लर्न किया। तो आप एक शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। पंडित बोले बद्रीनाथ, हर हर बोले सोना चांदी तोल। तो पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, ही से एस से हाइपोटेनस, एस से हाइपोटेनस, बी से बेस। यानी पी से क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसे क्या कहेंगे, लंब। बी से क्या होता है, बेस, जिसे क्या कहेंगे, आधार। एच से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, तो इसे कहेंगे कर्ण। तो आप यहाँ बेस, अब देखिए इसके कुछ फॉर्मूला इस तरीके से भी निकाले जाते हैं। जैसे आपसे अभी कहा गया कि साइन कोसेक का अपोजिट होता है, तो साइन इक्वल किया जा सकता है, अपोजिट होता है तो 1 कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो गया, 1 कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल क्या हो गया, 1 साइन थीटा। क्यों कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा इक्वल हुआ 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल हुआ 1 साइन थीटा। इसी तरीक़ा से कॉस थीटा इक्वल हुआ 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल हुआ 1 कॉस थीटा। इसी तरीक़ा से टेन थीटा इक्वल हुआ 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल हुआ 1 टेन थीटा। अब आप इसके बीच रिलेशन समझ चुके होंगे कि साइन कोसेक का अपोजिट होता है तो कोसेक साइन का अपोजिट होता है, कॉस सेक का अपोजिट होता है तो सेक कॉस का अपोजिट होता है, टेन कॉट का अपोजिट होता है तो कॉट टेन का अपोजिट होता है। तो हमने यहाँ से कुछ रिलेशन समझे जो इसकी इंट्रोडक्शन में बहुत ही उपयोगी हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने सारी बातों को ध्यान से समझें। देखिए अब हम आपको सिखाते हैं टेबल। वैसे तो सभी बच्चे टेबल्स को लर्न करते हैं, लेकिन मैं टेबल्स को लर्न करने के बजाय बनाना भी सिखाऊंगा। और यदि आपको कोई वैल्यू भूल जाए तो उसको किस तरीक़ा से याद करेंगे वो भी आप लोगों को बताएंगे। देखिए टेबल्स किस तरीक़ा बनाएं। देखो यहाँ साइन की वैल्यू 0 अंश में कितनी होती है, 30 में कितनी होती है, 45 में कितनी होती है, 60 में कितनी होती है, 90 में कितनी होती है। टेबल्स के बेस पर आपको समझाया जा रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले टेबल्स बनाते समय इतना ध्यान रखें कि यहाँ 0 से लेकर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर भर लें। 0 1 2 3 4 आपने भरा 0 1 2 3 4। अब इसका जो ग्रेटर नंबर है उसी ग्रेटर नंबर से इसको डिवाइड कर दें। किसको डिवाइड करते हैं, ग्रेटर नंबर से डिवाइड करते हैं। 4 4। अब देखिए जैसे ही आपने किया इस पर स्क्वायर रूट चढ़ा दें, इसका स्क्वायर रूट चढ़ा दें। तो देखिए 4 में यदि 0 से डिवाइड किया जाए
यानी शून्य को यदि 4 से डिवाइड किया जाए तो शून्य ही आता है, इसलिए साइन जीरो अंश की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ऐसी साइन 30 की वैल्यू निकालनी है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ऐसे ही इसका करना है तो 2 1 जा 2 और 2, तो इसका स्क्वायर रूट 1/√2 होता है। ऐसे यहाँ पर √3 का √3 होता है, 4 का 2 होता है, ऐसे 4 1 जा 4, तो यहाँ वैल्यू होती है 1। तो आपने जी सीखा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, साइन 90 की 1 होती है। अब इससे भी आसान एक बेसिक तरीका और भी होता है जो आपको याद कर लेना है। किस तरीका से, जरा ध्यान दें। इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कोई भी वैल्यू आप भूल जाएं तो आप याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक, टेबल की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? बहुत ही आसान सा ट्रिक है। देखिए L L R L L R 4 4 L L R 4 4 R, ये मेरी एक शॉर्ट ट्रिक्स है। ये आया रूट। चलिए पहले इस तरीक़ा से इन वैल्यूओं को निकालें। तो साइन 0 की वैल्यू 0 निकाली, साइन 30 की 1/2 निकाली, साइन 40 की 1/√2 निकाली, साइन 60 की √3/2 निकाली, साइन 90 की 1 होती है। तो 0 की जो वैल्यू होती है कॉस में जाकर 90 की हो जाती है, 30 की जो वैल्यू होती है वो 60 की हो जाती है। तो देखिए 0 की वैल्यू 90 में चेंज होती है, 90 की वैल्यू 0 में चेंज होती है। तो 90 की वैल्यू कितनी थी? 1। अब 0 की वैल्यू कितनी थी? 0, तो दोनों वैल्यू हमें मिल गई। साइन 30 की हमारी किस में होती है? 60 में चेंज होती है, और 60 किस में होता है? 30 में होता है। तो साइन 30 की 1/2 60 में चली गई, 60 की कितनी हो गई? √3/2, और 45 सेम बनी रहती है। तो इस तरीक़ा से आपने कॉस की वैल्यू निकालनी है। अब आते हैं 10 ये एक दूसरे के डिवाइड करने से प्राप्त होते हैं। जैसे 0 में 1 का डिवाइड कर दें तो क्या आता है? तो 0 आ गया। 1/2 में √3/2 का डिवाइड कर दें तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 आ गया, नीचे √3 आ गया। भाई यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से √3 आ गया, इसलिए 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। जिससे 1/√2 को 1/√2 से काटें तो कितना होता है? 1 होता है। जैसे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना होता है? √3 होता है। और जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 से किसी को डिवाइड नहीं होता, इसे इन्फिनाइट बोल देते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, जिसे अपरिभाषित ना किया जाए। अब देखिए 90 को किस में लाना है? 0 में लाना है, तो इन्फिनाइट हो गई। 60 को किस में लाना है? 30 में लाना है, तो √3 हो गई। 30 को किस में लाना है? 60 में लाना है, तो 1/√30 हो गई। और 0 को किस में लाना है? 90 में लाना है, तो देखिए 0 की वैल्यू इन्फिनाइट यहाँ हो गई, और इसकी वैल्यू हमारी 1 की 1 बनी रही। अब हमें वैल्यू निकालनी है सेक की और कोसेक की। अब किसकी निकालनी है? सेक की और कोसेक की। तो देखिए सेक में हमने क्या देखा कि कॉस का अपोजिट होता है, यानी
अपोजिट उल्टा करते जाइए, 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा। कॉस में √3/2 है तो अपोजिट करोगे तो 2/√3 आ जाएगा। कॉस में 45 की 1/√2 है तो अपोजिट करोगे √2/1 आ जाएगा। 60 में √3 आ जाएगा। इसका अपोजिट 1/0 होता है, इसका अपोजिट 1/0 होता है। तो 1/0 को आप जानते हैं क्या होगा? इन्फिनेटिव। तो ये इन्फिनेटिव आ जाएगी। ये रूट में यहाँ पर भाई 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ √2 आएगा, यहाँ 2/√3 आएगी और यहाँ जो सेक की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तो इस तरीका हम टेबल को बनाना सीख गए। लेकिन एक इससे भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, इससे भी आसान एक ट्रिक होती है, जिस ट्रिक को अब मैं आपको समझाने जाता हूँ। आप याद रखेंगे LRL 4 इसकी सहायता से किसी भी वैल्यू का आप निकाल सकते हैं। देखिए L से मतलब होता है लेफ्ट और R से मतलब होता है राइट। तो ट्रिक बताई LRL 4 अब आपको किसी भी एनीवे जो भी कोई हम भूल जाते हैं, किसी भी कोई क्वेश्चंस को हम तैयार करते हैं और हम पर याद वैल्यू नहीं आती तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, sin 0 की वैल्यू निकालनी है। तो sin 0 में देखिए L/4 लिखा हुआ है, पहले sin लिखना है, फिर cos लिखना है, फिर tan लिखना है। तो L/4 है यानी लेफ्ट में, यानी 0 के लेफ्ट में कितना चलना है। तो देखिए इधर ये चीज़ जो होती है ये राइट होती है, ये क्या होती हैं राइट, और इसकी तरफ चलना है तो वो क्या होती है लेफ़्ट होती है। तो देखो 0 के अपोजिट में लेफ़्ट में कोई पद है नहीं है, इसलिए उसे क्या लिख लिया 0 अपॉन में क्या था 4, और 0 में किसी संख्या का भाग दें तो वो क्या आ जाता है 0। जैसे देखिए हमें साइन में 30 की वैल्यू निकालनी है, तो आप 30 पर जाइए। 30 में आपने क्या देखा 30 के लेफ्ट में कितने अंक हैं 1 ही तो है, तो आप 1 लिखिए। अपॉन क्या था 4 था, इसलिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का क्या होता है 2 होता है। तो आप बड़े आराम से नहीं भी लर्न है तब भी कर सकते हैं। जैसे देखिए साइन में 45 की वैल्यू निकालनी है, तो 45 को लेफ्ट में देखिए 45 यहाँ है, तो लेफ्ट में हमारे कितने टर्म है 1 2, यानी कितने टर्म है 2। अब L/4 यानी हमारा क्या है 4, इसका भी क्या है स्क्वायर रूट 2 से 2 वर्ग गया तो 1/√2, यानी 2 ही टर्म लेफ्ट में है 2 ही टर्म राइट में है, तो इसलिए इसके लेफ्ट और राइट के दोनों टर्म लिए हैं, इसलिए वैल्यू हमारी आ गई 1/√2। मान लो हमें cos 0 की वैल्यू निकालनी है, cos में 0 की वैल्यू निकालनी है, तो cos के लिए हमारा फॉर्म है R/4। R/, का मतलब राइट, तो यहाँ देखिए 0 से राइट में कितने टर्म हैं 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आया 4, अपॉन में क्या दिया था 4, अब 4 से 4 को काटेंगे तो 1, तो इसका मतलब cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। मान लीजिए हमें cos 30 की वैल्यू निकालनी है, तो cos 30 देखिए यहाँ पर है, 30 से आगे देखिए 1 2 3, तो रूट में 3 हो गया। अपॉन में क्या है रूल में 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो हम cos 30 की वैल्यू क्या निकाल पाएंगे √3/2। इसी तरीका अगर हमको मान लीजिए cos 60 की निकालनी है, तो 60 देखिए 60 के लेफ्ट में कितने टर्म हो गए 60 से लेफ्ट में 1 2 3, भाई 60 cos में हमें 60 की वैल्यू निकालनी है,
तो 60 के अबव्स में हम लेफ्ट और राइट चलते हैं। तो देखिए ये क्या दिया है, r/4, तो राइट में चलना है, तो 60 के राइट में 1 ही तो टर्म है, तो हमने 1 लिख दिया। अपॉन रूल्स में क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। इस तरीक़ा से हम अगर कहीं पर भी वैल्यू भूल जाएं तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आ जाता है साइन में 45 इंटू कॉस 45 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू, यानी फाइंड द वैल्यू, ये वैल्यू, और हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, हमें फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम बस यही याद रखें LRL 44R, LRL 44R। इसकी सहायता से आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। साइन में 45 है, तो 45 से पहले 30 की वैल्यू होती है और 0 की वैल्यू होती है, तो लेफ्ट में कितने वैल्यू बन रही हैं 2 अंक बन रहे हैं, और नीचे कितना बन रहा है 4 बन रहा है, तो 2 का स्क्वायर भाई 2 2 जा 4 हुआ, तो 1 का 1, इसका √2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। ऐसी कॉस में हमें 45 की वैल्यू निकालनी है, तो राइट में चलिए, राइट में ही 2 ही टर्म होते हैं, क्यों 60 और 90, तो 60 2 1 जा 2 और 4, तो यहाँ भी हमारा क्या आ गया 1/√2 आ गया। 1 की 1 में वैल्यू करेंगे 1 आ गया, √2 की √2 में करेंगे 2 आ गया, तो आपका आंसर हो गया 1/√2। तो इस तरीक़ा से अगर हम टेबल्स में कभी वैल्यू भूल जाते हैं तो LRL 44R की सहायता से किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ आपको, क्योंकि 2 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्टेड होता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिया कि 10² 30 प्लस साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 0 की वैल्यू निकालिए। आप जानते हैं कि इसमें से हम किसी की भी वैल्यू हमको पता नहीं है, तो आप केवल यही काम करें जिससे आप बिल्कुल आसानी के साथ क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए LRL 44R, इसके सहारे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए 30 से पहले कितनी डिजिट होती हैं 10 में निकालना है, तो साइन कॉस 10 का मतलब लेफ्ट लिख कर आ रहा है, तो लेफ्ट में देखिए 30 के लेफ्ट में कितना है, तो देखो 30 के लेफ्ट में हम हाथ में देखते हैं 1 डिजिट होती है भाई। देखो 10 की 30 की वैल्यू निकालनी है तो 1 डिजिट होती है, तो 1 आ गया। और 30 के अपोजिट में चलते हैं, राइट में चलना है, तो 45 60 90 यानी 3 डिजिट मिलती हैं, तो 3 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 1/, अब आपको वैल्यू पता लग गई, यानी 1/√3 का भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब जैसे 90 की वैल्यू निकालनी है, साइन में 90 देखिए लेफ्ट अपॉन 4, लेफ्ट के 90 से लेफ्ट में कितने टर्म हैं देखिए, 90 से 60 होता है, 45 होता है, 30 होता है, 0 होता है, तो 4 टर्म हो गए, और 4/4 को 1 कहते हैं, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 1 हुआ। ऐसे ही कॉस में 0 की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस में राइट बाई 4, तो राइट में कॉस की 0 की राइट में कितने टर्म होते हैं 4 होते हैं, 4/4 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गया। अब क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हो कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो इससे 1/3 प्लस 1 और 1 2, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3 आ गया, 1 3 2 जा 6, यानी 7 कितना आ गया 3। इस तरीका हम किसी भी क्वेश्चंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज हमने एक टेबल्स बनाना सीखा। बेसिक में 2 चीज़ें हमने सिखाई, एक तो रिलेशन साइन कॉस tan के बीच किस तरीक़ा से होता है। अब हम सिखाते हैं आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच रिलेशन, ठीक है। तो कल की क्लास में सीखेंगे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस।